किसी गरीब बाप की बेटियों से पूछो कि उन्होंने अपने पिता को बेटियों की शादी के लिए कैसे दिन रात मेहनत करते देखा है। पसीने से भीगी वो झुर्रियों भरी हथेलियां जब आसमान की ओर धुआं उठाती हैं तो खुद रब भी झुक जाता है। नमस्ते दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सबका पल्स स्टोरी में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी, आंखें भी नम कर देगी, पर सबसे ज्यादा दिल को सुकून दे जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे गरीब पिता की जिसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि वो अपनी चारों बेटियों की शादी इज्जत और मुस्कान के साथ कर सके। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी। उस गांव में रहता था रामू काका, एक सीधा साधा किसान। रामू काका के घर में बहुत कुछ नहीं था, न बड़ी जमीन न पक्की छत, पर उनके पास था एक बड़ा दिल और 4 फूल जैसी बेटियां, गौरी, चंपा, राधा और सबसे छोटी बिटिया। चारों बेटियां उनके जीवन की जान थीं। सुबह जब रामू काका खेतों में हल लेकर निकलते तो चारों बेटियां पीछे से हंसते हुए आवाज देती, बाबा जल्दी आना, हम रोटी सेकेंगे, आप कहानी सुनाना। और रामू काका मुस्कुराकर कहते, कहानी तो तब सुनाऊंगा जब तुम सब दुल्हन बन जाओगी। बस वही एक सपना था उनकी आंखों में, अपनी बेटियों के हाथ पीले देखना। गांव का मौसम सादा था, पर जिंदगी नहीं। कभी खेत में फसल अच्छी होती तो कभी बरसात धोखा दे जाती। रामू काका फिर भी हिम्मत नहीं हारते। सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाते और रात को मिट्टी के दीपक की रोशनी में बेटियों को पढ़ना सिखाते। उनका कहना था, मेरी बेटियां पढ़ेंगी समझेंगी तभी तो एक अच्छे घर जाएंगी। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे रामू 4 बेटियां हैं तेरी, कैसे करेगा सबकी शादी। रामू काका बस मुस्कुरा देते और कहते, जिस रब ने दिया है वही निभाने की ताकत भी देगा। वो ईश्वर पर भरोसा करते थे, पर दिल के किसी कोने में चिंता हमेशा रहती कि कहीं मैं अपनी बेटियों का सपना अधूरा न छोड़ जाऊं। फिर एक दिन की बात है, सूरज ढलने वाला था। खेत से लौटते वक्त रामू काका ने देखा आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। दिल में उम्मीद जगी, अगर इस बार अच्छी बारिश हो जाए तो फसल निकलेगी और शायद बड़ी बिटिया गौरी की शादी का सपना पूरा हो जाए। बेटियां भी उस शाम घर के आंगन में दीपक जला रही थीं। गौरी ने कहा, बाबा देखो ना, बादल आ गए हैं, अब तो फसल अच्छी होगी ना। रामू काका ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और बोले, हाँ बिटिया, अब तो रब भी हम पर मेहरबान होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी के इस मौसम में उम्मीदें तो खिलेंगी, मगर इम्तिहान उससे भी बड़ा आने वाला है। उस रात गांव में पहली बार मौसम ने धोखा दिया। बादल गरजे तो बहुत, मगर बरसे नहीं। रामू काका सारी रात आंगन में बैठे रहे, मिट्टी की ओर देखते हुए। उनके हाथों की लकीरों में मिट्टी जम गई थी, आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें याद आया, जब वो जवान थे तब उनके पिता भी ऐसे ही खेतों को देखकर सोच में डूब जाया करते थे। बस फर्क इतना था कि अब वो खुद पिता थे और उनके कंधों पर 4 जिंदगियों की जिम्मेदारी थी। सुबह जब सूरज उगा तो खेत की मिट्टी सूखी थी, हवा गर्म थी, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। बेटियां उठी तो देखा बाबा पहले से ही खेत में थे। गौरी दौड़कर बोली, बाबा आप इतनी सुबह निकल गए, रोटी भी नहीं खाई। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रोटी तो जब उगेगी तब खा लेंगे बेटिया, अभी खेत को देखना जरूरी है। वो मिट्टी को हाथों से मसलते, फिर आसमान की ओर देखते, हर बार यही सोचते, शायद कल बरस जाएगा। पर कल कई बार आया और हर बार बिना बरसे चला गया। दिन बीतते गए, फसल जलने लगी। गांव के दूसरे किसान भी परेशान थे, पर जिनके पास जमीन बड़ी थी उनके पास बचत भी थी। रामू काका जैसे लोग जिनकी जमीन बस 2 बीघे की थी, उनके लिए हर दिन एक नया संघर्ष था। रातों को जब चारों बेटियां सो जाती, रामू काका आंगन के उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के धीरे धीरे मिट्टी खोदते रहते। वो मिट्टी खोदना कोई काम नहीं था, वो उनके अंदर का दर्द निकालने का तरीका था।
वो सोचते रहते, अगर मेरे पास कुछ और जमीन होती, अगर बारिश एक बार सही से हो जाती, पर ये अगर ही तो सबसे बड़ा जहर था उनकी जिंदगी का। एक रात गौरी ने जब बाबा को यूं बैठे देखा तो चुपचाप उनके पास आकर बोली, बाबा आप सोते क्यों नहीं? रामू ने उससे सीने से लगा लिया। नींद तो तब आएगी ना बिटिया जब तेरे सर पर दुल्हन का घूंघट रख दूं। गौरी की आंखें भीग गई। उसे मालूम था कि बाबा के पास पैसे नहीं हैं, पर उनके सपने बहुत बड़े हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, फसल जलने लगी। अब पेट पालने के लिए रामू काका को दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। सुबह सूरज के साथ निकलते, शाम को जब लौटते तो पैरों में मिट्टी नहीं फफोले होते, पर चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं हिम्मत हार गया तो बेटियों की हंसी भी बुझ जाएगी। गांव के कोने में एक पुराना साहूकार रहता था, भोला राम। उसकी सफेद मूछें और आंखों में चालाकी। वो हर गरीब आदमी के दुख का फायदा उठाता था। रामू काका भी आखिरकार उसी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, भोला राम जी, थोड़े रुपए चाहिए, फसल खराब हो गई है। भोला राम ने हंसकर कहा, रामू तुम्हें पता है ब्याज तो चढ़ता ही रहेगा, फिर कैसे चुकाओगे? रामू ने बस इतना कहा, बेटियों की हंसी के लिए जान भी बेच दूं तो घाटा नहीं। भोला राम ने पैसे तो दे दिए, लेकिन ब्याज ऐसा रखा जो धीरे धीरे जहर साबित होने वाला था। अब रामू के कंधों पर एक और बोझ आ गया, कर्ज का। दिन में खेत, रात में मजदूरी और हर सुबह एक नई चिंता। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी। गांव में एक किसान का बेटा था, हरिया, जो गौरी को पसंद करता था, पर गरीबी के आगे रिश्ते भी झुक जाते हैं। हरिया के घर वाले बोले, रामू हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस शादी सादगी से हो जाए। रामू काका की आंखें भर आईं। बाबा आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। उन्होंने अगले ही दिन फैसला किया, गौरी की शादी होगी। अब घर में हलचल थी। चारों बेटियां मिलकर मिट्टी के दिए बना रही थीं। राधा ने पुराने कपड़ों से पर्दे सिले, चंपा ने फूल तोड़कर हार बनाए, छोटी बिटिया ने आंगन बुहार दिया और बोली, आज हमारा घर किसी महल जैसा लगेगा। गांव की औरतें कहती, देखो रामू की बेटियां कैसे खुशी से काम कर रही हैं, मानो दुनिया की सबसे अमीर हों। और सच में उस दिन रामू के घर की मिट्टी में भी खुशबू थी। शादी के दिन सुबह सुबह जब रामू ने गौरी के हाथ में मेहंदी लगाई तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? रामू ने जवाब दिया, बिटिया ये खुशी के आंसू हैं, बस आज रब से एक दुआ है कि तू हमेशा मुस्कुराती रहना। बारात आई, ढोल बजे, गीत गाए गए। गांव का हर इंसान हैरान था कि रामू ने इतनी गरीबी में भी इतनी खूबसूरत शादी कर ली। गौरी जब विदा हुई तो आंगन में चंपा और राधा चुपचाप रो रही थीं। रामू ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, मत रो, तुम्हारी बारी भी आएगी। पर किस्मत की बारी हमेशा खुशी की नहीं होती। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद बारिश फिर धोखा दे गई। कर्ज बढ़ने लगा और घर में खाने तक की तंगी होने लगी। चंपा बीमार पड़ गई, बुखार, कमजोरी और दवा का खर्चा। रामू फिर से भोला राम के पास गया। इस बार भोला राम ने पैसे देने से मना कर दिया। रामू अब तो तेरे पास गिरवी रखने को कुछ बचा नहीं। रामू काका घर लौटे, झोपड़ी में बैठे और आसमान की ओर देखा। हे रब्बा, मैंने तेरा कौन सा कसूर किया? बस 4 बेटियों की हंसी मांगी थी, सोने के महल नहीं। उस रात बिजली चमकी और बारिश शुरू हुई, पर अब खेत नहीं, रामू का दिल भीग गया। सुबह जब गांव जागा तो रामू खेत में खड़ा था, भीगता हुआ, मिट्टी को सीने से लगाए। अब तू उग जाना रब्बा, ये जमीन नहीं मेरी उम्मीद है। और शायद ईश्वर ने उनकी बात सुन ली। बारिश लगातार 3 दिन तक हुई। मिट्टी ने फिर से जीवन पाया, फसल हरी होने लगी और साथ ही रामू काका के चेहरे पर भी हरियाली लौट आई। अब वो जानते थे कि ये साल शायद उनकी बाकी बेटियों को तकदीर बदल देगा। और इस तरह एक गरीब पिता जिसने अपने हाथों से मिट्टी जोती, अपनी मेहनत के बीज बोए, अपने पसीने से फसल सींची, वो आज फिर से उम्मीद के बीज बोने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि जिंदगी की राह अभी लंबी है और रामू काका की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई। बारिश थमी तो खेतों में हरियाली छा गई। धान की बालियां हवा में लहराने लगीं। मिट्टी से फिर से वो पुरानी खुशबू उठी जिसने पूरे गांव को ताज़ा कर दिया। रामू काका के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उनकी आंखों में अब फिर से उम्मीद की चमक थी। हर सुबह वो खेत की ओर जाते हुए कहते, अब की बार ये फसल मेरी बेटियों की तकदीर बदलेगी। चारों बेटियां भी नए जोश से बाबा का साथ देती। चंपा अब कुछ बेहतर महसूस करने लगी थी। वो अक्सर मिट्टी के किनारे बैठकर बाबा को काम करते हुए देखती और कहती, बाबा जब फसल तैयार हो जाएगी ना, तब मैं अपने हाथ से तुम्हें हलवा बनाकर खिलाऊंगी। रामू मुस्कुरा देते, बिटिया तू खुश रहना, वही मेरा हलवा है। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। जैसे ही फसल कटने के कुछ दिन पहले का समय आया, भोला राम अपने 2 आदमियों के साथ खेत पर आ गया। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी थी। रामू, ब्याज चुकाने का समय हो गया है। इस बार मैं तुम्हारे खेत का हिस्सा लूंगा। रामू काका ने दोनों हाथ जोड़ दिए। भोला राम जी, बस फसल बिक जाने दीजिए, मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। भोला राम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखते हैं वक्त आने पर कौन ज्यादा ताकतवर है, तू या तेरी किस्मत। रामू के सीने में जैसे कांटा चुभ गया, पर वो कुछ बोले नहीं। वो जानते थे कि एक गरीब की जबान में जितनी ताकत नहीं होती, उतनी उसके पसीने में होती है, और वो पसीना अब खेतों में बह चुका था। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो गई। धान के ढेर आंगन में लगे। बेटियां खुशी से झूम उठीं। गांव की औरतें आईं, मिलकर गाने गाईं। रामू काका के घर आई बहार, राधा बिटिया की होगी अब बारात तैयार। रामू काका ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। धन्यवाद मालिक, तूने मेरी एक और ख्वाहिश पूरी करने की राह दिखा दी। अब उनकी दूसरी बेटी चंपा भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राधा अब जवान हो चुकी थी। गांव के ही एक ईमानदार परिवार से रिश्ता आया। लड़का गांव की पाठशाला में पढ़ाता था। रामू काका ने तुरंत हाँ कर दी। फसल बिक चुकी थी, थोड़े पैसे आए, कुछ गहने पुराने दिनों से बचाए हुए थे। बेटियां सब मिलकर तैयारियां करने लगीं। राधा की मुस्कुराहट देखकर लगता था कि सारी गरीबी जैसे उसकी हंसी में छिप गई हो। शादी की तैयारियों के बीच चंपा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसके शरीर में जान कम होती जा रही थी। खांसी बढ़ गई थी, बुखार उतरता ही नहीं था। गांव में डॉक्टर नहीं था। पास के कस्बे से दवा मंगवानी पड़ती थी। हर दवा के साथ रामू काका का कर्ज और बढ़ता गया। रात को जब सब सो जाते, रामू चंपा के सिरहाने बैठते और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहते, बिटिया तू जल्दी ठीक हो जा, तेरी बहन की शादी है। चंपा मुस्कुराती धीमे स्वर में कहती, बाबा अगर मैं ठीक नहीं भी हुई तो मेरी जगह तुम नाचना जरूर राधा की शादी में, ठीक है? रामू की आंखें भर आती। वो कुछ नहीं बोलते, बस उसका माथा चूम लेते। दिन बीते, शादी का दिन आया। राधा लाल जोड़े में सजी, आंखों में चमक, होठों पर शर्माई मुस्कान। आंगन में दीपक जल रहे थे। दीवारों पर आम के पत्तों की बंधनवारें लटकी हुई थीं। चारों ओर खुशबू थी, गाने थे, और उस गरीब घर में आज जैसे भगवान खुद उतर आया था। बारात आई, शहनाई बजी, सब कुछ सुंदर था। चंपा ने अपने बिस्तर से ही अपनी बहन को देखा और मुस्कुराई। बाबा देखो राधा कितनी सुंदर लग रही है। रामू ने उसकी आंखों में देखा, वहां खुशी थी पर दर्द भी। रात को जब राधा विदा हुई, रामू की आंखें भीग गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, 2 बेटियां रुखसत हो गई मालिक, अब बस 2 और बाकी हैं, बस इतनी सी ख्वाहिश है। पर उसी रात जब सब लोग शादी की थकान से सो गए, चंपा की सांसें भारी हो गईं। रामू जब दौड़कर कमरे में पहुंचे, वो उनकी गोद में सिर रखकर बस इतना बोली, बाबा अब आप थक गए होगे, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रामू ने उसे सीने से चिपकाया, उसकी ठंडी हथेलियां पकड़ी, पर वक्त रुकता नहीं। उनकी तीसरी बेटी की शादी की खुशियां उसी रात मातम में बदल गईं। सुबह गांव में सन्नाटा था। लोग कहते, रामू का हौसला देखो, अब भी खेत जाएगा।
और सचमुच वो अगले दिन खेत में थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, पर उनके हाथ मिट्टी में थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो रुके तो बाकी बेटियों के सपने रुक जाएंगे। दिन महीनों में बदल गए। राधा अपने ससुराल में खुश थी। गौरी भी कभी कभी खत भेजती, बाबा मैं ठीक हूं, अब आपकी चिंता कम कर दीजिए। और रामू उन खतों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते। अब बस एक ही ख्वाहिश बची थी, सबसे छोटी बिट्टी बिट्टू की शादी। वो अब बड़ी हो गई थी, पढ़ाई में तेज और दिल से बहुत समझदार। वो अक्सर बाबा से कहती, बाबा मेरी शादी की जल्दी मत करना, पहले आप आराम करो। रामू मुस्कुरा देते, आराम तो वहीं करूंगा बिटिया जब तुझे दुल्हन देख लो। गांव में एक नई कहानी बनने लगी। रामू अब पूरे गांव के लिए मिसाल थे। गरीब जरूर, पर हिम्मत के राजा। लोग कहते अगर मेहनत की कोई मूरत होती तो वो रामू काका ही होते। धीरे धीरे वक्त आया जब बिट्टू की भी शादी तय हो गई। गांव के दूसरे छोर का एक सीधा साधा नौजवान, दिल का साफ, उसने कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी का साथ चाहिए। रामू ने आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर से आंखों ही आंखों में कहा, अब बस आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे मालिक। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। बिट्टू ने अपने हाथों से मिट्टी का आंगन सजाया, दीवारों पर गोबर और मिट्टी से अल्पना बनाई। हर कोने में दीपक जलने लगे, हर मन में खुशी थी। शादी के दिन जब बिट्टू लाल जोड़े में बाबा के सामने आई, रामू की आंखें भर आईं। वो बोले, बिटिया तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अब मैं सुकून से आंखें बंद कर सकूंगा। शादी सादगी से पूरी हुई, बारात लौट गई, घर खाली हो गया और अब उस झोपड़ी में सिर्फ रामू काका और उनका सन्नाटा था। रात को जब सब शांत हुआ, उन्होंने अपने पुराने चौकी पर बैठकर अपनी चारों बेटियों की तस्वीरें देखीं, गौरी, चंपा, राधा और बिट्टू। धीरे से बुदबुदाए, अब मैं चैन से सो सकता हूं। वो लेट गए, आसमान की ओर देखा और जैसे चंपा की आवाज कानों में गूंजी, बाबा अब आप थक गए होंगे, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। और उस रात रामू काका की सांसें शांत हो गईं। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने सालों की थकान मिटा दी हो। चारों बेटियां एक साथ लौट आईं। उन्होंने पिता की तस्वीर के आगे दीपक जलाया। गौरी ने कहा, बाबा की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब हमारी बारी है। राधा बोली, हम मिलकर उन गरीब बेटियों की मदद करेंगी जिनके पिता रामू काका जैसे हैं। और उसी दिन से गांव में रामू काका बेटियां ट्रस्ट बना, जहां हर बेटी की शादी बिना दहेज, बिना शर्म, सिर्फ इज्जत और प्यार से की जाने लगी। कहते हैं कुछ लोग जमीन पर इसलिए आते हैं कि वो अपने कर्मों से आसमान को झुका दें। रामू काका भी ऐसे ही थे, जिन्होंने गरीबी में भी अमीरी सीखी और अपनी ख्वाहिशों से पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। उनकी मिट्टी अब भी वही है, जिसमें हर फसल के साथ एक पिता का आशीर्वाद उगता है। रामू काका के जाने के बाद गांव जैसे कुछ दिनों तक सांस ही नहीं ले पाया। नीम के पेड़ के नीचे वो चौकी खाली पड़ी थी, जहां वो हर शाम बैठा करते थे। हर सुबह जब सूरज उगता तो ऐसा लगता मानो खेत भी पूछ रहा हो, आज रामू काका क्यों नहीं आए। गांव के लोगों ने उन्हें मिट्टी में नहीं, सम्मान में दफनाया। गांव की औरतें कहती, रामू ने सिर्फ बेटियां नहीं छोड़ी, 4 दीपक छोड़े हैं जो सारी दुनिया को रोशन करेंगे। चारों बेटियां अब अपने अपने घरों में थीं, लेकिन पिता के जाने के बाद सब एक ही घर लौट आईं। गौरी ने कहा, बाबा का सपना तो पूरा हो गया, अब हमें उनकी ख्वाहिश को जिंदा रखना है। चंपा अब नहीं थी, पर उसकी मुस्कुराहट अब भी दीवारों पर महसूस होती थी। राधा ने धीरे से कहा, दीदी, बाबा हमेशा कहते थे बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती, अगर हम चाहें तो दूसरों का सहारा बन सकती हैं। उसके बाद चारों बहनों ने तय किया कि वो गांव की हर गरीब बेटी की शादी में मदद करेंगी। गौरी ने अपने गहने निकाले, राधा ने अपने पति से बात की, बिट्टो ने अपने पति के साथ गांव में एक छोटी सी समिति बनाई। नाम रखा रामू काका बेटियां ट्रस्ट। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहली बार जब उन्होंने किसी लड़की की शादी में मदद की तो सिर्फ 2 साड़ियां, कुछ बर्तन और प्यार दिया।
पर उस दिन जो आशीर्वाद मिला उसने मानो उनकी थकान ही मिटा दी। गांव में चर्चा फैल गई, रामू काका की बेटियां अब खुद दूसरों की किस्मत लिख रही हैं। धीरे धीरे हर शादी में लोग योगदान देने लगे। कभी कोई हलवा भेजता, कभी कोई 2 कुर्सियां, कभी कोई आटा तेल दे जाता। हर शादी एक सामूहिक त्योहार बन गई, जैसे बाबा की आत्मा हर कन्या दान में मुस्कुरा रही हो। साल बीतते गए। गौरी की उम्र अब 50 से पार थी। बालों में सफेदी, पर चेहरे पर वही दया, वही चमक। हर सुबह वो उसी नीम के पेड़ के नीचे जाती जहां बाबा बैठा करते थे। वहां मिट्टी में दीपक जलाती और कहती, बाबा आज भी एक बेटी की शादी है, आशीर्वाद देना कि सब ठीक से हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तों के बीच से धूप झांक रही थी और मिट्टी की खुशबू जैसे कह रही थी, तेरी ख्वाहिश अब मेरी जड़ों में बस गई है रामू। एक दिन बिट्टो को शहर से चिट्ठी मिली। वो एक समाज सेवी संस्था की थी जो महिलाओं की शिक्षा पर काम करती थी। उन्होंने लिखा था कि हमने सुना है आपके पिता रामू काका की बेटियां गांव में अद्भुत काम कर रही हैं। हम आपकी कहानी को पूरे देश में सुनाना चाहते हैं। बिट्टो ने वो चिट्ठी जब गौरी को दी तो दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने धीरे से कहा, बाबा को लोग अब भी याद करते हैं। देख बिट्टो, जिस आदमी के पास देने को कुछ नहीं था, उसने आज दुनिया को देने की प्रेरणा दी है। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, भारत की प्रेरणादायक बेटियां। स्टेज पर गौरी, राधा और बिट्टो को बुलाया गया। हॉल खचाखच भरा था। जब एंकर ने उनका नाम लिया तो भीड़ ताली बजाने लगी। गौरी स्टेज पर पहुंची, माइक्रोफोन के सामने खड़ी हुई। थोड़ी देर चुप रही, शायद बाबा की याद दिल में उमड़ आई थी। फिर बोली, हमारी कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बस एक गरीब बाप की ख्वाहिश की कहानी है। वो आदमी जिसके पास पहनने को जोड़ा नहीं था, पर जिसने अपनी बेटियों को इज्जत का वस्त्र पहनाया। हम बस उसी ख्वाहिश को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हर पिता अपनी बेटी को अपनी ताकत समझ ले तो दुनिया का कोई कोना अंधेरा नहीं रहेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टेज की रोशनी में जैसे रामू काका की परछाई दिखने लगी। वो नीम का पेड़, वो मिट्टी, वो फटी हथेलियां, सब जैसे मुस्कुरा उठी। साल बाद रामू काका बेटियां ट्रस्ट अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे जिले में काम करने लगा था। सैकड़ों लड़कियों की शादियां, कईयों को पढ़ाई के लिए मदद, और हर काम के पहले वो एक बात जरूर कहती, ये काम हमारा नहीं, ये बाबा की ख्वाहिश का फल है। हर साल उनके गांव में रामू काका स्मृति दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन सुबह सुबह सब लोग नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, मिट्टी में दीपक जलाते और वो गीत गाते जो रामू खेत में गुनगुनाया करते थे। मेहनत से जो पाले सपने, रब भी उन पर झुक जाए, बेटियां हो मुस्कुराती तो दुनिया रंग लुटाए। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरे की झुर्रियों में वक्त की कहानियां बस गई थीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो आंगन में बैठी थी। बिट्टो उनके पास थी। धीरे से बोली, बिट्टो, मुझे लगता है बाबा बुला रहे हैं। बिट्टो ने घबराकर कहा, दीदी ऐसी बात मत करो। गौरी मुस्कुराई, डर मत, जब बुलावा ऊपर से आता है तो वो डर नहीं देता, सुकून देता है। उन्होंने आसमान की ओर देखा। हवा में वही हल्की ठंडक थी। नीम के पत्ते फिर सरसराए और जैसे कहीं से बाबा की आवाज आई, गौरी बिटिया, अब तू भी आराम कर ले, मैंने बाकी संभाल लिया है। गौरी की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। चेहरे पर मुस्कान थी और मिट्टी पर एक दीपक टिमटिमा उठा, जो शायद बाबा ने ऊपर से जलाया था। आज भी उस गांव में जब रात होती है तो नीम के पेड़ के नीचे 4 दीपक जलते हैं। लोग कहते हैं, ये रामू काका की 4 बेटियां हैं जो आज भी हर बेटी की दुआ बनकर जलती हैं। और मिट्टी की खुशबू में आज भी वो आवाज गूंजती है कि किसी गरीब बाप की बेटियों से पूछो कि उन्होंने अपने पिता को बेटियों की शादी के लिए कैसे दिन रात मेहनत करते देखा है। गौरी दीदी के चले जाने के बाद गांव में फिर से सन्नाटा उतर आया। उस दिन हवा भी भारी थी, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। नीम के पेड़ के नीचे दीपक बुझ गया था, लेकिन मिट्टी अब भी गर्म थी, जैसे उसमें किसी का वजूद अब भी बसा हो।
बिट्टू और राधा ने मिलकर बाबा और दीदी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रण लिया कि अब ये काम हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक इस धरती पर एक भी गरीब बेटी बिना इज्जत के रह रही है, तब तक रामू काका बेटियां ट्रस्ट जिंदा रहेगा। उस रात उन्होंने पूरे गांव की औरतों को बुलाया। छोटा सा चौपाल सजा, मिट्टी का फर्श, चारों तरफ दिए और बीच में वो पुरानी चौकी जिस पर कभी रामू काका बैठते थे। बिट्टू ने सबकी ओर देखा और बोली, बहनों, आज से हम सब मिलकर अपने गांव की हर बेटी के लिए लड़ेंगे, उसे पढ़ाएंगे, उसका आत्मसम्मान जगाएंगे। हम वही करेंगे जो बाबा ने अपने जीवन में सिखाया था। मेहनत करो, किसी का हक मत मारो और किसी बेटी को झुकने मत दो। सभी औरतों ने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। गांव की परंपरा में इसका मतलब होता था शपथ। वो शपथ जो मिट्टी से ली जाए वो कभी टूटती नहीं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब हर सुबह बिट्टो बच्चों को पढ़ाने बैठती। आंगन में पुरानी चौकी को उन्होंने पढ़ाई की मेज बना दिया था। राधा पास के कस्बे से किताबें लाती। बच्चे मिट्टी में बैठते और बिट्टो बड़ी आत्मीयता से कहती, बाबा कहते थे जिसके हाथ में किताब होती है उसके पैरों में जंजीर नहीं होती। गांव के मर्द पहले हंसते थे, पढ़ाई से पेट नहीं भरता बिट्टो, खेत जोतना सीखो। पर बिट्टो हर बार मुस्कुरा कर जवाब देती, जिस दिन बेटियां पढ़ेंगी उस दिन पेट भी भरेगा और दिल भी। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। शाम को जब बिट्टो घर लौटती तो बच्चों की आवाजें पीछे से गूंजती, टीचर दीदी कल फिर आना। एक दिन शहर से एक अफसर गांव आया। उसे रामू काका बेटियां ट्रस्ट के बारे में पता चला था। उसने कहा, बिट्टो, तुम्हारे बाबा ने जो सपना देखा था उसे हम सरकार के जरिए और आगे बढ़ा सकते हैं। बिट्टो ने विनम्र स्वर में कहा, साहब, हमें सरकार की नहीं सिर्फ सच्ची नीयत की जरूरत है। अगर आपकी नीयत साफ है तो हम सब मिलकर कमाल कर सकते हैं। उस अफसर को बिट्टो की बात छू गई। उसने गांव में सिलाई कढ़ाई का केंद्र खुलवाया, जहां औरतें अपने हाथों से हुनर सीखने लगीं। धीरे धीरे गांव की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। अब हर सुबह खेतों की पगडंडी पर औरतें सिलाई मशीनें लेकर आतीं। बच्चे स्कूल जाते और गांव के चौपाल में पढ़ाई की आवाज गूंजती, अ आ ई। गांव की मिट्टी में अब आवाजें नहीं, उम्मीदें उगने लगीं।